मेरे हाथ में आज भी कुछ पन्ने और इन पन्नों की सच्चाई से आज आपको जरूर दो चार होना चाहिए, क्योंकि एजेंडा कैसे चलता है और इन एजेंडों के पीछे क्या मकसद होता है, ये आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। हमारे देश के बुद्धिजीवियों को दो बातों से सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। पहला आनंद उन्हें तब आता है जब देश की कमियों की वजह से दुनिया भर में देश की बदनामी होती है, और दूसरा आनंद उन्हें तब मिलता है जब उनके एजेंडे से मिलता हुआ कोई बयान एक ऐसा शख्स देता है जिसका हमारे देश से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। आजकल ऐसी ही खुशी देश के इन छद्म सामाजिक कार्यकर्ताओं और डिजाइनर पत्रकारों को मिल रही है। इन लोगों की खुशी का कारण है द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर इजराइल के एक फिल्म निर्माता का बयान। 90 के दशक में कश्मीर नरसंहार पर बनी फैक्टफुल फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद एक इजरायली फिल्म निर्माता नदाव लैपिड ने फिल्म को कल्च, वल्गर और प्रोपेगेंडा बताया। वल्गर और प्रोपेगेंडा। यह फिल्म गोवा में चल रहे 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल इंडिया में दिखाई गई थी। नदाव लैपिड इस फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी हेड थे और इस फिल्म फेस्टिवल में 15 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में भी दिखाई गई थी, और इसके समापन समारोह में नदाव लैपिड का संबोधन था, जहां उन्होंने खास तौर से द कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हुए उसे वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म कहा। हम आपको सबसे पहले नदाव लैपिड के संबोधन का वो हिस्सा दिखाना चाहते हैं जिसने पूरे देश में कश्मीर नरसंहार पर झूठ बेचने वाले गैंग उस गैंग को फिल्म के विरोध का एक और मौका दे दिया है। जिस मंच पर नदाव लैपिड अपनी राय रख रहे थे, वहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी थे। देश के सरकार विरोधी एजेंडा चलाने वाले बुद्धिजीवियों के लिए इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता था। कश्मीरी पंडितों के बयानों पर आधारित द कश्मीर फाइल्स में बहुत कुछ ऐसा दिखाया गया है जो 1990 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का सच बताता है, लेकिन यह सालों साल यह सच एक एजेंडे की तरह छिपाया गया, और उसको छिपा कर रखने वाले पत्रकार, नेता और बुद्धिजीवी गैंग इस फिल्म का विरोध करता रहा। इन लोगों को यह बात पची नहीं कि जिस नरसंहार को वो सालों साल छिपाते रहे, एक फिल्म के जरिए वो पूरे देश के सामने आ गया। इस फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस साल की शुरुआत में जब थिएटर में कोई भी बॉलीवुड फिल्म नहीं चल रही थी, तब द कश्मीर फाइल्स के लगभग सभी शो हाउसफुल थे, जबकि शुरुआत में इस फिल्म की स्क्रीनिंग बहुत कम सिनेमा घरों में हुई थी। लेकिन फिल्म की लोकप्रियता बढ़ी तो कई सिनेमा घरों ने इसे दिखाना शुरू कर दिया। वैसे नदाव लैपिड ने कुछ नया नहीं किया है। द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के बाद से ही इस फिल्म का विरोध कई ऐसे बुद्धिजीवी कर रहे हैं जो कश्मीर में हुए नरसंहार को इस्लामिक आतंकवाद नहीं मानते थे। लेकिन उस वक्त भी फिल्म विरोधी एजेंडा देश की जनता ने नकार दिया था, नाकाम कर दिया था, और देश ने इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखा और कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनके दर्द को समझा भी। इसलिए इस फिल्म को लेकर नदाव लैपिड का बयान पहले से तैयार बैठे एजेंडाधारी और एजेंडावादी बुद्धिजीवियों के लिए वरदान बन गया। नदाव के बयान और फिल्म के विरोध में एक के बाद एक ट्वीट किए जाने लगे। सोशल मीडिया पर विचारों की बाढ़ आ गई। इसका विरोध भी हो रहा है। दोस्तों, कुछ लोगों को सच जैसा है वैसा ही देखने और दिखाने की आदत नहीं होती। वो उस पर अपनी मनपसंद खुशबू, अपना मनपसंद जायका, अपने मनपसंद रंग लेप कर, सजा कर, संवार कर देखने के आदी होते हैं। कश्मीर का सच उन्हें पच नहीं रहा है और वो चाहते हैं कि उसे किसी अच्छे, रंगीन, खुशनुमा चश्मे से देखा और दिखाया जाए, और यही वो करते आए हैं पिछले 25-30 साल से। और आज जब उनकी इस पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है कश्मीर फाइल्स ने, सच को जैसा है वैसा ही दिखाकर, तो उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। बात प्रतिक्रियाओं की हो रही है तो कश्मीर फाइल्स को लेकर खुद फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने भी अपना बयान जारी किया। एक बार आप वो भी सुनिए। दोस्तों, कल इफ्फी गोवा में वहां एक ज्यूरी के चेयरमैन ने बोला कि द कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें तो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बन नक्सल्स
और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते ही आए हैं। लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात हुआ है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत सरकार के मंच पे कश्मीर को भारत से अलग करने वाले टेररिस्ट लोगों के नैरेटिव को सपोर्ट किया गया और उस बात को लेके भारत में ही रहने वाले कई भारतीयों ने उसका इस्तेमाल किया भारत के अगेंस्ट। आखिर ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो कश्मीर फाइल्स के 4 साल पहले जब मैंने रिसर्च चालू किया था तब से इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। आप बताते हैं कि फिल्म की डायरेक्शन ठीक नहीं है, फिल्म की स्क्रिप्ट ठीक नहीं है, फिल्म की एक्टिंग ठीक नहीं है, एडिटिंग ठीक नहीं है, साउंड इंजीनियर ठीक नहीं है, सिनेमैटोग्राफी खराब है, लेकिन आपने तो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया और आपने सिर्फ कहा कि सब्जेक्ट को टारगेट किया, उसका जो विषय था उसको टारगेट किया कि ये एक और खासकर जो शब्दावली उन्होंने यूज की प्रोपेगेंडा। इसका मतलब है कि इस पे ये कंफर्म हो जाता है कि आप एक आइडियोलॉजी से प्रेरित एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक इजरायली फिल्म निर्माता का बयान भारत के इन छद्म बुद्धिजीवियों का ब्रह्म वाक्य बन गया और इस बयान का वो सबूत के तौर पर गले में तख्ती की तरह लटकाए अब उसे घूम रहे हैं। डिजाइनर पत्रकारों और एजेंडावादी बुद्धिजीवियों को नदाव के बहाने कश्मीरी पंडितों के साथ हुए जुल्म को झूठा बताने का मौका मिल गया है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स में एक डायलॉग है जो शायद ऐसे ही उच्च क्वालिटी के झूठ परोसने वाले पत्रकार, नेता या बुद्धिजीवियों को ध्यान में रखकर ही लिखा गया है। द कश्मीर फाइल्स पर नया विवाद इसी सिस्टम की देन है। पहली बारिश में जिस तरह से मेढक खुश होते हैं उसी तरह से नादाव लैपिड के बयान ने देश के बुद्धिजीवी कूप मंडुकों को खुश कर दिया है। हालांकि नादाव लैपिड के देश इजराइल ने ही उनके बयानों से किनारा कर लिया है। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने लैपिड के बयान पर न केवल माफी मांगी बल्कि उन्होंने नदाव को कड़ी फटकार भी लगाई। गिलोन ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और लिखा कि भारत की मेजबानी और दोस्ती के बदले लैपिड के बयान से मैं शर्मिंदा हूं और माफी मांगता हूं। ट्वीट में गिलोन ने यहां तक लिखा है कि नादाव आपको शर्म आनी चाहिए। इजरायली राजदूत यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने लिखा कि ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विस्तार से जाने बिना बोलना गलत है और असंवेदनशील है। यह भारत के लिए खुले घाव की तरह है जो अब भी ताजा है और लोग इसकी कीमत आज भी भुगत रहे हैं। और ये ट्वीट बार बार उन्होंने कहा है, लिखा है, आई अंडरस्टैंड योर नीड is retrospect to justify your behavior, but I can't understand why you told YNT News afterward that the minister and I said on the stage that there is similarity between our countries because we fight similar enemy and reside in a big neighborhood. ये कुछ ऐसे बयान हैं जिन बयानों के आधार पर बार बार नाओर गिलोन ने यह शिकायत दर्ज की कि जो आप कर रहे हो वो गलत है। एक बार सुनिए उनकी प्रतिक्रिया। I think that one private person with his own opinion shouldn't change anything here, and that's what I was trying to tell, that the relations are much stronger than this individual and other individual. Each one is entitled to his own opinion. My opinion is obviously different. I'm very happy in India. I think that the relations will continue regardless of this or another individual. And we will continue to celebrate our cooperation and our culture closeness and our unity rather than focusing on disturbing noises. नाओर गिलोन ने एक के बाद एक ऐसे कई ट्वीट्स किए हैं जिसमें उन्होंने सीधे सीधे इस एजेंडे को नकारा है और इजराइल के साथ भारत के रिश्ते की बात भी कही है और यहां तक हिदायत दी कि आपका जो भी एजेंडा है वो अपने देश में चलाइए, भारत में नहीं। एक ट्वीट में आपको पढ़कर सुनाता हूं। यहां पे उन्होंने कहा है, इन इंडियन कल्चर दे से that the guest is like a god. You have abused in the worst way the Indian invitation to the chair the panel of judges at Indian International Film Festival Goa, as well as the trust, respect and warm hospitality they have bestowed on you. यानी सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में मेहमान को भगवान माना जाता है और आपने उसका भी अनादर कर दिया क्योंकि आपको तो ससम्मान भारत में बुलाया गया था, लेकिन यहां भी आप अपना एजेंडा चला रहे हैं। वैसे इजरायली फिल्म निर्माता नदाव लैपिड ज्यूरी हेड के तौर पर इस फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए थे और तकनीकी तौर पर उन्हें फिल्म की मेकिंग, कहानी, सिनेमेटोग्राफी, डायलॉग वगैरह पर अपनी राय देनी चाहिए थी, लेकिन वो कश्मीर को लेकर चलाए जा रहे इंटरनेशनल एजेंडाबाजों का मोहरा बन गए। हम नहीं जानते कि उन्हें कश्मीर के बारे में कितनी जानकारी है, लेकिन जिस तरह के बयान उन्होंने फिल्म को लेकर दिए हैं
उससे एक बात तो साफ है कि उन्हें कश्मीर के बारे में उतना ही पता है जितना कश्मीर में अशांति फैलाने वाले एजेंडाबाजों ने उन्हें बताया है। नादाव लैपिड ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर जो विवादित बयान दिया, उसको लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था। यह इंटरव्यू उन्होंने इजराइल की ही एक न्यूज वेबसाइट वाई-नेट को दिया था और अपने इंटरव्यू में नादाव लैपिड ने कहा कि ऐसे देशों में जहां के लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो रही है, वहां किसी न किसी को बोलने की जरूरत है। लैपिड ने यह भी कहा कि भारत के सूचना प्रसारण मंत्री और इजरायली राजदूत ने इसी मंच पर भारत और इजराइल के बीच समानताओं का जिक्र किया था और वो कह रहे थे कि भारत और इजराइल एक ही तरह के दुश्मन से लड़ रहे हैं और दोनों के पड़ोसी खराब हैं। नादाव लैपिड को लगता है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो रही है। शायद ये विचार उनके दिमाग में उन डिजाइनर पत्रकारों ने भरा जो भारत के विरुद्ध दुनिया भर में एजेंडा चलाते हैं और एक साजिश के तहत भारत की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। नादाव लैपिड के इस इंटरव्यू के बाद इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने नादाव लैपिड की आलोचना की और इसके विवाद के बाद नाओर ने कई ट्वीट किए और उसमें बहुत सारी बातें लिखी है जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ा सा बताया, लेकिन इसमें ये जो बातें हैं बहुत अहम है समझनी, क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि तुमने मेरा नाम लेते हुए वाई-नेट न्यूज वेबसाइट को ये क्यों कहा कि इजराइल और भारत एक तरह से दुश्मन से लड़ रहे हैं। हमने भारत और इजराइल के घनिष्ठ संबंधों की बात की थी, यहां पर बात तकनीक और बॉलीवुड को मिलाने की हुई थी। मैंने कहा था कि इजराइल के लोग बॉलीवुड की फिल्में देखकर बड़े हुए। दरअसल इजरायली राजदूत ने अपने इस ट्वीट में से नादाव लैपिड के बयानों को गलत साबित किया है। नादाव लैपिड का बयान राजनीति से प्रेरित नजर आता है। यह बात इजरायली राजदूत ने अपने ट्वीट के जरिए भी कही और उन्होंने यहां पे भी लिखा कि वाई-नेट को दिए तुम्हारे इंटरव्यू से एक बात साफ है कि कश्मीर फाइल्स की तुम्हारी यह आलोचना दरअसल इजराइल की राजनीति के प्रति तुम्हारे गुस्से से प्रेरित है। मेरी तुम्हें सलाह है कि इजराइल की राजनीति के प्रति तुम्हारी चिढ़ का प्रदर्शन तुम्हें इजराइल में ही करना चाहिए। यह गुस्सा तुम्हें दूसरे देशों में जाकर नहीं उतारना चाहिए। इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने यह ट्वीट बहुत सोच समझ कर किया था। दरअसल नादाव लैपिड एक ऐसे फिल्म निर्माता हैं जो इजराइल की अंदरूनी राजनीति, सरकार और सेना के खिलाफ विचारात्मक फिल्में बनाते हैं। नादाव लैपिड को उनकी शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री की वजह से पहचान मिली है। नादाव लैपिड पर अपने देश इजराइल के दुश्मन फिलिस्तीन से सहानुभूति रखने का भी आरोप लगता रहा है। वर्ष 2019 में नाउ टोरंटो मैगजीन को दिए अपने एक इंटरव्यू में अपनी फिल्म सिनोनिम्स के बारे में बात करते हुए नादाव ने इजराइल की सामूहिक आत्मा को एक बीमार आत्मा कहा था। उसने कहा था कि इजराइल के अस्तित्व में कुछ गलत है, सड़ा हुआ है। सोचिए जरा, जिस देश में उसने जन्म लिया, जहां उसे नाम और शोहरत मिली, पहचान मिली, वो अपनी पब्लिसिटी के लिए उसे ही अपशब्द कहता रहा। वैसे अपने देश को बुरा भला कहना आजकल खुद को सेकुलर दिखाने का फैशन भी बन चुका है और हमारे देश में भी ये कल्चर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। नादाव लैपिड भारत में आकर कश्मीर के नरसंहार पर आधारित फिल्म को प्रोपेगेंडा बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने यहूदी नरसंहार पर बनी फिल्मों पर कभी सवाल नहीं उठाए। उन्होंने यहूदी नरसंहार पर बनी किसी भी फिल्म को वल्गर या प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं कहा है। तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि नादाव लैपिड की सोच सिलेक्टिव है? क्या उनके लिए यहूदियों का नरसंहार ही एकमात्र सच है और कश्मीरी पंडितों का नरसंहार एक प्रोपेगेंडा है? नादाव लैपिड को इन सवालों के जवाब देने चाहिए। कश्मीर की नरसंहार की सच्चाई, एजेंडाबाजों के लिए भले ही नरसंहार ना हो और उस पर वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहूदियों के नरसंहार पर यह आजादी किसी को नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने बड़े पैमाने पर यहूदियों का नरसंहार किया था। हिटलर ने यहूदियों के लिए खास तौर से कंसंट्रेशन कैंप्स बनवाए थे और यहां लाखों यहूदी परिवारों को गुलामों की तरह रखा जाता था। जब वो मजदूरी करने लायक नहीं रहते थे तो उन्हें गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने यूरोप के 60 लाख यहूदियों को मार डाला था। यहूदियों के साथ हुए अत्याचारों पर सैकड़ों फिल्में बनाई गई। इनमें से कई फिल्मों को ऑस्कर से भी सम्मानित किया गया है। इसमें सबसे पहला नाम जो है वो है वर्ष 1993 की शिंडलर्स लिस्ट। इस फिल्म का नाम आता है और इस फिल्म को 7 ऑस्कर मिले थे। इस फिल्म में एक अमीर नाजी
व्यापारी ने यहूदियों को पोलैंड की अपनी फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर छिपाकर उसकी जान बचाई थी। इसके अलावा कुछ इस मुद्दे पर वर्ष 1997 में एक इटालियन फिल्म लाइफ इज ब्यूटीफुल बनाई गई थी और यह एक नाजी कंसंट्रेशन कैंप के अंदर की कहानी है, जिसमें एक पिता अपने बेटे को कैंप के अंदर चल रहे अत्याचार को फिल्म की शूटिंग बताकर बहलाता रहता है ताकि उसका बचपन बचा रहे। और इस फिल्म को भी 3 ऑस्कर मिले थे। वर्ष 2002 में यहूदियों के नरसंहार पर ही एक फिल्म बनी द पियानिस्ट। यह फिल्म एक पियानिस्ट व्लादिस्लॉ की आत्मकथा पर आधारित है और इस फिल्म को 4 ऑस्कर मिले थे। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें यहूदियों पर होने वाले अत्याचार को खुलकर दिखाया गया। इस मुद्दे पर बनी और फिल्मों को भी ऑस्कर मिल चुके हैं। यकीनन नदाव लैपिड इन फिल्मों में दिखाई जा रही घटनाओं को सच मानेंगे, लेकिन उनको कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का सच नहीं दिखा होगा। इसकी एक खास वजह यही है कि कश्मीर में हुए नरसंहार को बताने वाले कम हैं, छिपाने वाले ज्यादा। देश में मौजूद बौद्धिक आतंकवादी कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार को झूठ का जामा पहनाने की कोशिश करते हैं। नदाव लैपिड इन्हीं लोगों के फैलाए झूठ को कश्मीर का सच समझ रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के पलायन और उन पर हुए अत्याचार को साल दर साल केवल छिपाने की कोशिश की गई है और जम्मू कश्मीर की राज्य सरकारों ने भी नरसंहार की घटनाओं को दबाने की पूरी कोशिश की। उस दौर की केंद्र सरकार ने भी नरसंहार को आम घटना बताकर टालने की कोशिश की थी। नदाव लैपिड भले ही कहें कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर विवादित बयान देकर अपने देश चले गए। लेकिन अगर उन्होंने यहूदी नरसंहार पर सवाल उठाए होते तो वो जेल में होते। कश्मीर में हुए नरसंहार पर भले ही लोग झूठ बोल लें, लेकिन नदाव लैपिड भी जानते होंगे कि यूरोप के 17 देशों में आज भी यहूदियों के नरसंहार पर विवादित बात करने पर जेल भेज दिया जाता है। इन 17 देशों में बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, पुर्तगाल, चेक रिपब्लिक, रोमानिया, हंगरी, लग्जमबर्ग, स्लोवेनिया, लिथुआनिया और स्लोवाकिया शामिल है। ये वो देश हैं जहां यहूदी नरसंहार के विरोध में एक शब्द भी कहने पर 1 से 2 साल की सजा होती है। लेकिन हमारे देश में जो सच दिखता है, जो सच दिखाया जाता है, उस पर विवाद खड़ा हो जाता है। यानी हमारे देश में ये पूरी कोशिश की गई कि सच को किसी तरह से भी पर्दे से ढक कर रखा जाए, और अगर वो सच दिखाया गया तो एजेंडाधारी वहां पे तैनात हो गए कि इस सच पर किस तरह से फिर से पर्दा चढ़ा दिया जाए और जो सच सामने आ रहा है उसे झूठ करार देके लोगों को यह यकीन हो जाए कि यह झूठ ही सच है। वो लोग जो नदाव लैपिड के बयानों को सुनकर द कश्मीर फाइल्स का विरोध कर रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या वो कश्मीर में हुए नरसंहार को सच मानते हैं या नहीं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि 1990 के दशक में पाकिस्तान के समर्थन पर इस्लामिक आतंकवादियों ने जो नरसंहार किया, उसे वो सच मानते हैं या नहीं। पूरी दुनिया को मालूम है कि 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में क्या हुआ था। क्या यह सच नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को रातों रात अपना घर, अपनी जमीन छोड़कर भागना पड़ा था। क्या यह सच नहीं है कि लाखों कश्मीरी पंडित रातों रात शरणार्थी बन गए और आज भी उनकी जिंदगी पटरी पर नहीं आई है। क्या यह सच नहीं है कि 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के घर के दरवाजों पर लिख दिया गया था, या तो मुस्लिम बन जाओ या कश्मीर छोड़ दो। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को लेकर हमेशा एक खास वर्ग चुप रहा है। यह वही खास वर्ग है जिन्हें पता है कि कश्मीर का वोट बैंक क्या है। इन लोगों को पता है कि कश्मीर का सच क्या है, लेकिन अपने एजेंडे के लिए वो इस पर झूठ का पर्दा डालते रहते हैं। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुई हिंसा में करीब 300 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वहीं इस दौरान एक आंकड़े के मुताबिक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन हुआ था। यानी कश्मीरी पंडितों को अपना घर, जमीन छोड़कर शरणार्थियों की जिंदगी गुजारनी पड़ी थी। और आज भी अधिकांश कश्मीरी पंडित अपने घरों में लौट नहीं सके। ऐसा नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के खिलाफ यह हिंसा बंद हो गई है। 2003 में भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नरसंहार हुआ था।
23 मार्च 2003 की रात सेना की वर्दी में लश्कर तैयबा के आतंकियों ने नदी मार्ग में 24 कश्मीरी पंडितों की गोली मारकर हत्या कर दी थी और मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल थे। आज भी इस नरसंहार के जख्म हरे हैं और 2015 में हमने डीएनए में इस नरसंहार पर एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसे आज हम आपको फिर से दिखाना चाहते हैं और आपको आज जरूर देखना चाहिए, जिससे आप ये समझ सकें कि कश्मीरी पंडितों ने कितना दर्द झेला है और एजेंडा चलाने वाले सिलेक्टिव गैंग को भी आज ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। और उस सच को अब आप कैसे नकारेंगे, ये खुद तय कीजिए। इस जगह एक नरसंहार हुआ था जिसमें 24 लोगों को मारा गया था। ये वही जगह है जहां पर एक साथ लाइन में इन लोगों को बैठाया गया और उसके बाद गोलियों से भून दिया गया, बिल्कुल ठीक इसी जगह। संयम क्या होता है, सहनशीलता क्या होती है, ये अगर समझना है तो एक बार जरा कश्मीर में आइए, और कश्मीर में भी श्रीनगर मत आइए, यहाँ आइए जहाँ आतंकवाद का गढ़ रहा और अभी भी है आतंकवाद। वहाँ आपको समझ में आएगा कि क्या स्थितियां थी। कश्मीरी पंडितों की बात आपने दिल्ली में स्टूडियो में बैठकर लोगों से कई बार देखी सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में क्या हुआ इसे दिखाने के लिए कश्मीर लेकर के पहुंचे। और मैं जिस जगह मौजूद हूं उस जगह को 23 मार्च 2003 की रात को पूरी दुनिया को हिला करके इस जगह ने रख दिया था। इस जगह एक नरसंहार हुआ था जिसमें 24 लोगों को मारा गया था, इसमें एक 2 साल का बच्चा भी था। और जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूं ये वही जगह है जहां पर एक साथ लाइन में इन लोगों को बैठाया गया और उसके बाद गोलियों से भून दिया गया, बिल्कुल ठीक इसी जगह। 2003 की अगर हम इस जगह की बात करें तो ये आतंकवाद का गढ़ उस समय कहा जाता था। हालांकि अभी भी यहाँ पर मिलिटेंसी, हालांकि अभी भी यहाँ पर आतंकवाद बताते हैं कि थोड़ा बहुत देखने को सुनने को मिलता है, लेकिन तब की स्थिति बहुत ज्यादा भयानक होती थी। वो घर जहां कभी बच्चे खेला करते थे आज वीरान पड़ा है। कई घर ऐसे हैं जिनकी दीवारों पर आज भी लिखा है कि ये मेरा घर है। खंडर में तब्दील हो चुके कई घर ऐसे भी हैं जहां ताले लटके हैं। ये जम्मू कश्मीर का नादीमर्ग गांव जो पूरी तरह सुनसान और वीरान हो चुका है, लेकिन यहां आज भी 24 कश्मीरी पंडितों और उनके परिवारों की चीख महसूस की जा सकती है। जैसे जैसे मैंने एक एक कपड़े को लाशों से ऊपर उठाना शुरू किया तो मैं ये हैरान रह गया कि उनके ऊपर जो फायरिंग हुई है वो फोरहेड से चिन तक थी और यहाँ के नीचे एक भी गोली किसी के पास नहीं थी, मतलब नहीं लगी हुई थी। आधों का ये हिस्सा नहीं था, आधों का ये हिस्सा नहीं था, आधों का ये हिस्सा नहीं था। तो इन बिटवीन उसमें 2 बच्चे भी थे जो कि इन्होंने रखे थे इन्हीं लाशों के बीच में। तो एक बच्चे को मैंने देखा कि उसको कोई गोली नहीं लगी थी। तो जब मेरे अंदाज से कि माँ ने उसको मुंह पे हाथ रखे कि ताकि वो शोर न करे, लेकिन उस मुंह को बंद रखने के कारण उसकी सफोकेशन हुई थी और दूसरे बच्चे को यहाँ पे गोली लगी थी। ये कितने दुख की बात है कि आज देश में असहनशीलता पर बड़े बड़े बयान देने वाले बुद्धिजीवियों को नादीमर्ग में कश्मीरी पंडितों के घर पर लिखे ये शब्द दिखाई नहीं देते। इस घर में कुछ वक्त बाद शादी होने वाली थी और अब देखिए ये घर खंडर बन चुका है, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। इस घर के अंदर चलते हैं और अंदर चलकर जरा देखते हैं कि कैसे एक हंसता खेलता घर
बर्बाद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ कागज़ पड़े हुए हैं, कुछ और सामान पड़ा हुआ है। रैना इज़ माई हाउस, और उसके साथ में इस घर में आप जहाँ देखिए वहाँ इस तरीके के बहुत खूबसूरत फूल आपको हर जगह, गुलदस्ते आपको हर जगह बने हुए नज़र आएंगे। लेकिन घर इन तस्वीरों से, इन सिर्फ फूलों से नहीं बनता है। घर बनता है जब उसके अंदर हंसते खिलखिलाते चेहरे हों। तो वो चेहरे अब इस घर में देखने को नहीं मिलते हैं। वो चेहरे अब यहाँ से जा चुके हैं। कभी बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजने वाला नादी मर्ग आज अकेला है, और ये जगह बताती है कि कैसे नेताओं ने, समाज ने या फिर पूरे देश ने नादी मर्ग के कश्मीरी पंडितों को अकेला छोड़ दिया। अब हम जिस जगह खड़े हैं वहाँ अंधेरा है, लाइट की कमी है, और दिक्कत यह है कि अब यहाँ लाइट का अरेंजमेंट करना भी मुश्किल है। लेकिन संजय जी, लोगों ने यहाँ पर भी छुपकर अपनी उस दिन जान बचाई, कैसे? हाँ जी, जब उनको निकालते थे तो जिस जिसको मौका मिला जहाँ जहाँ छुपने के लिए, तो क्योंकि यहाँ पे ये हमारा चूल्हा है, कश्मीरी चूल्हा है, इसमें हम लकड़ी डाल के जलाते हैं। जो इसकी चिमनी है, जो धुआं है वो ऊपर वाली मंजिल से निकलता है। ये बिल्कुल जो इसके साथ जो दीवार है, इसी के साथ में एक गैप अंदर होती है। तो 3 लड़कों ने, पता नहीं उनके दिमाग में कैसे ईश्वर की कृपा रही कि वो हर एक अपने अपने घरों में इस चिमनी के अंदर चले गए, अंदर ऊपर तक, ताकि अगर वो फिर से आए तो वो उनको दिखाई नहीं दे। देखिए, ऐसे बची थी लोगों की जान। इस तरीके से लोगों ने संयम रखा था। ये आलीशान घर बताते हैं कि इन्हें कितनी हसरतों से बनाया गया, लेकिन अब इन घरों में वापस लौटने की कोई कश्मीरी पंडित हिम्मत नहीं जुटा पाता, इसलिए क्योंकि वो अकेला है। जिस घर में, जिस कमरे में पैदा जो बच्चा होता है, जब उसकी माँ कहती है कि आपका जन्म इस कमरे में हुआ तो वो उनको कहाँ मिलेगा? अगर आप उनको 1 करोड़ रुपए भी देंगे, वो, क्योंकि जब वो अपने बच्चों से कहते हैं कि मैं इस कमरे में पैदा हुआ हूँ, तो वो जो इमोशंस है वो तो। बस मेरा सवाल संजय जी वही है, उस इमोशन की कद्र कभी किसी ने की? नहीं, किसी ने नहीं की। सारे जो कहते हैं वो सिर्फ अपने होंठों, 2 होंठों को मिला के हिलाते रहते हैं, लेकिन दिल से किसी ने वो जो इमोशनल पेन है वो किसी ने आज तक, हमारी कम्युनिटी जो पर्टिकुलरली है, कभी किसी ने महसूस नहीं। कश्मीरी पंडितों के इस गांव के आसपास मंदिर अब या तो बंद हैं या फिर टूटे पड़े हैं। यहाँ एक ये मंदिर था, और ये मंदिर भी, अब इस मंदिर में मकड़ी के जाले हैं। मूर्ति कोई देखने पे भी एक मूर्ति है यहाँ पे, 2-3 मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, लेकिन अंदर जाने की स्थिति नहीं है। एक बार इरफान थोड़ा सा अंदर दिखाइए। ये देखिए, उसके बाद से, उस हादसे के बाद से ये मंदिर भी अब धीरे धीरे खंडर की शक्ल में तब्दील होता जा रहा है। कुछ मूर्तियाँ अंदर रखी हुई हैं, लेकिन वो भी अब पहचानने में नहीं आ रही हैं अंदर से। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पर अंधेरा ज़्यादा है, रोशनी बहुत कम है। नादी मर्ग की इस असहनीय रिपोर्ट को दिखाने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ नादी मर्ग की तस्वीर दिखाना नहीं था, बल्कि इसे बदलने का भी था। लिहाजा इस टूटे हुए शिवलिंग को इस उम्मीद के साथ खड़ा किया ताकि भविष्य में असहनशीलता पर भाषण देने वाले लोग पूरी सहनशीलता के साथ देश को जोड़ने की बात करें, ना कि उसे तोड़ने की। जिनको लगता है कि द कश्मीर फाइल्स ने प्रोपेगेंडा फैलाया है, उन्हें यह रिपोर्ट देखनी चाहिए थी। यह सच है जो हमारे कैमरे में कैद है। यह रिपोर्ट 2015 की है। इसके बाद हिंदुस्तान में काफी कुछ बदला। 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाया गया और हालात काफी तेजी से बेहतर हुए। जम्मू कश्मीर में विकास की नई शुरुआत हुई, कश्मीरी पंडितों में भरोसा लौटा। हालांकि अभी भी कभी कभी टारगेट किलिंग की घटनाएं होती रहती है, लेकिन अब यह संख्या बेहद कम हो चुकी है। जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान हो या फिर भारत में मौजूद ये पाकिस्तानी विचारधारा वाले बुद्धिजीवी, ये लोग एक खास तरह का एजेंडा चलाते हैं। इस एजेंडे का मूल मकसद कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार को नकारना है, झूठा बताना है, गलत ठहराना है। हर मंच और हर मौके पर ये लोग कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार को झूठ बताते हैं। लेकिन इंसानों के नरसंहार को लेकर संयुक्त राष्ट्र के विचार आपको आज जानने चाहिए। बेशक इन तस्वीरों को वो नकार दें, बेशक इन तस्वीरों में भी उनको एजेंडा दिखे जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन ये विचार संयुक्त राष्ट्र में क्या है यहूदियों को लेकर, वो आपको जानना चाहिए। और ये मेरे पास उसकी कॉपी भी है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसी साल जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव पास हुआ है।
इसके तहत यूएन ने सलाह दी कि यहूदियों के नरसंहार को हमेशा याद रखा जाना चाहिए। यूएन का तर्क था कि अगर इस तरह के नरसंहार की घटनाओं को भुला दिया जाएगा तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा होंगे। यह है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का वो पेपर, जो खत जो हम आपको दिखा रहे हैं, और यहां पर तारीख भी मेंशन है जो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है 13 जनवरी 2022, और ये वो तारीख है। और ये साथ ही साथ इसमें जो पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स की उस आखिरी लाइन को जिसको मैंने हिंदी में समझाया था, यहां पे लिखा हुआ है दैट इग्नोरिंग द हिस्टोरिकल फैक्ट ऑफ दीज टेरिबल इवेंट्स इंक्रीज द रिस्क दैट दे विल बी रिपीटेड। यानी जो हुआ, जो ब्लड बाथ हुआ, जिस तरह से यहूदियों का कत्लेआम हुआ, उनको मार दिया गया, इन पर पर्दा नहीं डाला जा सकता, इसे इतिहास को दोहराने का मौका नहीं दिया जा सकता। लेकिन आज हमारे देश में एजेंडाधारियों को ऐसा लगता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है उसे छिपाया जाए ताकि उनका एजेंडा सेट रहे। उन्हें वो सच बार बार झूठ करार देने में ही मजा आता है, और इसलिए उनको कोई एक ऐसा चेहरा या ऐसा मुख मिल जाता है जिससे उनके सुर में सुर मिलाकर ये बोलते हैं, तो फिर इनके राग और तेज हो जाते हैं। यूएन ने भले ही ये विचार यहूदियों के नरसंहार को लेकर कही हो, लेकिन उसका विचार अपनी जगह एकदम सही है। कश्मीर में हुए नरसंहार को फिल्मों, कहानियों या किताबों के जरिए याद रखा जाना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है ताकि आने वाले भविष्य में देश के किसी भी हिस्से में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, और इसलिए यह जरूरी है कि कश्मीर फाइल्स के नाम पर जो एजेंडा चलाया जा रहा है उनको बेनकाब किया जाए।